बिगेस्ट फोन डिजास्टर बात करें तो इसका जो आइडिया ये मेरे को है नथिंग को देख के, क्योंकि नथिंग से पहले बड़ी बड़ी कंपनीज ने यहाँ पे अपने आप को अलग अलग तरीके से स्टैब्लिश करने की कोशिश करी मोबाइल फोन मार्केट में, लेकिन काफी सारी जो कंपनीज थी वो यहाँ पे डिजास्टर के रूप में साबित हो गई। तो चलते हैं कुछ ऐसे बड़े डिजास्टर्स के बारे में बात करते हैं मोबाइल फोन इंडस्ट्री में। कुछ तो ऐसे जहां पे एप्पल जैसी कंपनी ने भी कर दिया और कुछ तो ऐसे जो किसी स्टार्टअप ने भी कर दिए। इन सब के बारे में वीडियो के अंदर बात करते हैं। पसंद आए लाइक कर सकते हो, चलो सब्सक्राइब कर सकते हो, 7 लाख करवा दो जल्दी। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करता हूँ एसेंशियल की। अब एसेंशियल कंपनी को बंद हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया, लेकिन ये कंपनी की कुछ कहानी अभी भी जिंदा है और वो जिंदा है नथिंग के रूप में। क्या आप लोगों को मालूम है कि नथिंग कंपनी ने एसेंशियल कंपनी को एक्वायर कर लिया था और काफी सारे आईपीज इनके पास है। वेल, बात की जाए एसेंशियल की तो एसेंशियल एक जमाने में धूम मचाती हुई आई थी और एक ऐसा प्रोडक्ट उन्होंने बना दिया तो देखने में काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगता था। बेजल्स नहीं थी, नॉच पहला था, मैग्नेटिक एसेसरीज देखने को मिलते थे, काफी कमाल की चीजें थी। और पीछे इसका हाथ ये था कि इसको कंपनी को जो फाउंड किया था वो किया था यहाँ पे एंडी रूबिन ने, जिन्हें यहाँ पे एंड्रॉइड का फादर यानी कि एंड्रॉइड का बाप कहा जाता है इन्हें। लेकिन बात है कि कंपनी अपने कंट्रोवर्सीज के कारण नहीं चली। प्रोडक्ट देखा तो काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग था, लेकिन यहाँ पे सॉफ्टवेयर वाली अप्रोच फिक्स कर रहे थे। जैसे कि क्या रहता है सॉफ्टवेयर में, ये कंपनी मोबाइल फोन तो दे देती है, उसके बाद सोचती चलो यार अब ये मोबाइल फोन निकाल देते, सॉफ्टवेयर हम अपडेट से धीरे धीरे सुधारते रहेंगे, कैमरा हम सुधार देंगे, बग्स रिमूव कर देंगे, फीचर बाद में डाल देंगे। ये कहानी एंड्रॉइड में कितनी चलती है आपको भी पता है, काफी सारी कंपनीज करती है, लेकिन ये हार्डवेयर में इस टाइप की चीजें करने की कुछ कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो चीजें यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाई। इवन एसेंशियल फोन के अंदर जो बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप आया था ना, वो भी हिस्ट्री में नहीं है। मतलब $700-800 का फोन था और 6 महीने या 7 महीने के बाद $200-250 का बिकना चालू हो गया था। ऐसी कुछ चीजें हरकतें हुई थी एसेंशियल कंपनी के साथ, लेकिन एसेंशियल कंपनी भी हार मानने वाली नहीं थी। फिर कुछ समय के बाद इन्होंने यहाँ पे अपना एक और फोन निकाला जो कि था प्रोजेक्ट जेम। इसका प्रोटोटाइप जैसी कुछ इमेजेस हमारे सामने आई थी, जिसके अंदर एक अलग ही फॉर्म फैक्टर को यहाँ पे लोग टीज कर रहे थे। पता नहीं एग्जैक्टली क्या था, लेकिन इस टाइप के काफी सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे इन्होंने ट्राई किया एसेंशियल ने। लेकिन लगता है कि एसेंशियल कंपनी का मेन फोकस कुछ अतरंगी और कुछ अलग फोन्स निकालने पर था और कंपनी का वैल्यूएशन यहाँ पे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन एग्जैक्टली रियल वर्ल्ड में कुछ कर नहीं पाया। अब देखते हैं कि नथिंग वाले एसेंशियल से क्या चीजें लेके अपने फोन को क्या स्पेशल बनाते हैं, क्या लगता है आप लोगों को। लेकिन यहाँ पे मैं एप्पल के बारे में बात कर सकता हूँ और एप्पल के बारे में बात करने वाला हूँ। यहाँ पे पास मैंने आपको बताया था ना आईफोन 5C के बारे में कि किस तरीके से बड़ा डिजास्टर था आईफोन 5C, लेकिन मैं आपको बात करने वाला हूँ कि आईफोन 5C के बाद यहाँ पे जो एप्पल के लिए सबसे बड़ा डिजास्टर वाला जो फोन साबित हुआ है वो है आईफोन 12 मिनी और 13 मिनी। अब देखो, जोर शोर से एप्पल ने अपने मिनी आईफोन को निकाला था और उन्हें पूरी उम्मीद थी कि छोटा आईफोन लोग डिमांड करते, इतनी ज्यादा बोलते कि हमें छोटा स्मॉल फॉर्म फैक्टर का फोन निकालो। वो निकाल दिया और कुछ लोगों ने शुरुआत में खरीद भी लिया। एप्पल भी बहुत खुश था यार, आईफोन मिनी उनका कितना अच्छा बिक गया। लेकिन बाद में कुछ महीनों के बाद सेल्स ऐसी डगमगाई कि उन्हें लगने लगा यार आईफोन का जो मिनी कॉन्सेप्ट है वो चलेगा नहीं। यहां तक कि आगे चल के अभी 2022 की ही बात करें, आईफोन 14 में कोई मिनी नहीं आने वाला, सीधे मैक्स मॉडल पे निकलने वाले हैं। और पीछे का एक रीजन पता है क्या है? लेने वाले लोग कम है, ऊपर से सैक्रिफाइसेस ज्यादा हो जाते, फोन के अंदर ज्यादा चीजें डाल नहीं सकती, इवन बैटरी लाइफ भी कम हो जाती है। और मार्केट साइज जब ऑलरेडी काफी छोटा हो, सब लोग जब ज्यादातर लोग बड़े फोन के पीछे भाग रहे हैं, तो कॉम्पैक्ट फोन बनाना 6 इंच से कम स्क्रीन साइज का काफी बड़ी दिक्कत है। इवन यहाँ पे जो रेडमी है वो भी यहाँ पे कोशिश कर रही थी रेडमी मिनी किस नाम से स्मार्टफोन निकालने का, जो कि कॉम्पैक्ट फोन होगा, लेकिन Xiaomi को भी पहले पता चल गया कि इस टाइप की चीज चलेंगे नहीं, तो वो आउट हो गए। और ऐसी जो Asus का 8Z था वो जब गिरते पड़ते इंडिया में आया, तो आप लोग को पता है कब आया कब चला गया, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। और बात की जाए तो यहाँ पे एक कॉम्पैक्ट फोन को आज के समय में 6 इंच और 6.1 इंच माना जाता है। 6 इंच से कम को कॉम्पैक्ट फोन की कैटेगरी में आज के रखा नहीं जा रहा। यही एक दिक्कत है कि एप्पल का यहाँ पे मिनी आईफोन भी फ्लॉप रहा, लेकिन एप्पल का क्या सिर्फ यही एक प्रोडक्ट फ्लॉप रहा? वेल, बात किया तो एप्पल ने इससे बहुत बड़ा एक डिजास्टर कर दिया, क्योंकि जनरली एप्पल जैसी कंपनी क्या करती है, कोई चीज अगर स्टेज पे चढ़ के बताती है तो कुछ महीने के बाद वो मार्केट में आ जाती है, लोगों से खरीद लेते हैं, एक्सपीरियंस कर लेते हैं। लेकिन एक एप्पल का ऐसा प्रोडक्ट है जिसे एप्पल ने चीख चीख के दिखाया, लोग भी पागल हो गए, एक्साइट हो गए, लेकिन आज तक वो मार्केट में नहीं आया। मैं बताऊं किसकी बात कर रहा हूं? एप्पल के एयर पावर की। अब एयर पावर में बात क्या है कि यहाँ पे एक ऐसा चार्जिंग मैट के साथ उन्होंने कैसा एक्सपेरिमेंट किया था कि वहां पे एक चार्जिंग मैट थी, उसके ऊपर आप आईफोन रख दो, आपके एयरपॉड्स रख दो, एप्पल वॉच रख दो, कुछ भी एप्पल का डिवाइस रख दो, किसी भी एंगल पे रख दो, वो चार्ज हो जाएगा। वायरलेस चार्जिंग को बहुत ज्यादा प्रमोट करना चाहते थे और यही एक चीज थी यहाँ पे एप्पल के साथ कि एप्पल वाले जोर शोर से इस चीज को दिखा दिया अपने आईफोन 10 के लॉन्च में, वीडियो भी दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया, लेकिन अंदर की बातें कि प्रोजेक्ट कभी तैयार था ही नहीं। इसमें यहाँ पे अब समझ में आता है कि प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही थी इसके डिजाइन और फंक्शनलिटी की। एप्पल वाले हर चीज में डिजाइन मांगते हैं, यहाँ पे डिजाइन देने के चक्कर में वाइट बना दिया, एक भी होल देखने को नहीं मिल रहा, स्मूथ डिजाइन है, पतला है, स्लिम है, सब कुछ है।
बात आपकी सही है, लेकिन जब बहुत सारी चार्जिंग कॉइल्स लगाई जाती है ना, तो उस चक्कर में होती है हीटिंग, और हीटिंग को ये लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। और इसी चक्कर में 2020 के अराउंड रिपोर्ट आती कि एप्पल ने फाइनली इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे बंद कर दिया, क्योंकि जो डिजायर्ड रिजल्ट था वो यहाँ पे अचीव नहीं हो रहा था। लेकिन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिससे अनाउंस में लगभग 5 साल यहाँ पे हो जाएंगे, लेकिन एप्पल वाले यहाँ पे कुछ कमाल दिखा नहीं पाए उसके लिए। खैर, हमने एप्पल की बातें तो काफी कर ली, लेकिन अब मैं गूगल के बारे में बात कर सकता हूँ, और गूगल के बारे में बात करूंगा तो यहाँ पे मैं टेंसर का नाम लूंगा। अब देखो, टेंसर देखा जाए तो जोर शोर से गूगल अनाउंस किया था, बोला था AI कोर्स होंगे, ये होगा वो होगा, अच्छी चीज है, गूगल ने एक अच्छी चीज बनाई थी वहां पे। लेकिन अंदर की बात ये थी कि यहाँ पे एक्सिनोस चिप को ही रीब्रांड किया गया था, और उसके अंदर कुछ चीजें इधर उधर गूगल ने करी थी, और घुमा फिरा के सैमसंग एक्सिनोस ही अब देखने को मिल रही है फ्लैगशिप फोन में। आप लोग जानते हैं उसकी कहानी यहाँ पे क्या होगी। यहाँ तक की बात करें तो बताने की जरूरत है नहीं कि टेंसर अपनी हीटिंग के कारण भी बदनाम रहा, टेंसर में अलग टाइप की प्रॉब्लम्स थी, सॉफ्टवेयर रिलेटेड भी इश्यूज थे, और पिक्सल 6 और 6 प्रो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते रहे। अच्छा है इंडिया में आपको देखने को नहीं मिला, उम्मीद करते 6 से 7 में चीजें यहाँ पे सॉल्व करे, थोड़ा बेटर चीज देखने को मिले। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको दिक्कत देखने को मिली थी गूगल टेंसर में। लेकिन यहाँ पे टेंसर 2 के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक और बात पता चलती है कि अभी भी उसके अंदर इंप्रूवमेंट आया, बेटर प्रोसेसर्स यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उसे यहाँ पे सैमसंग बना रही है। अब पता नहीं कि पुरानी गलती लोग रिपीट कर रहे हैं या अपनी गलतियों से सीखे नहीं, या फिर इस बार बहुत इंप्रूवमेंट लेके आएंगे, ये भी नहीं पता। और अभी तो पता ये भी समझ में आ रहा है कि जो टेंसर 1 के बाद टेंसर 2 है, कोई बड़ा मेजर चेंज नहीं है, और स्नैपड्रैगन 888 की बराबरी ही कर पाएगा, 8 Gen 1 की बराबरी नहीं कर पाएगा। लेकिन अब देखते हैं कि हीटिंग होती है, परफॉर्मेंस होती है, सब बातें अभी हम करेंगे जब लॉन्च हो जाएगा। लेकिन अभी तक देखा जाए तो गूगल ने जो पहला प्रोसेसर बनाने की कोशिश करी वो उनके लिए एक डिजास्टर यहाँ पे साबित रहा। ऐसे गूगल के लिए जो पिक्सल लाइनअप में जो सबसे बेकार फोन उन्होंने निकाला था ना, वो था पिक्सल 4। उसके अंदर सोली रेडार चिप लगाई थी, फेस अनलॉकिंग करेगा, जेस्चर्स वगैरह सपोर्ट करेगा, अलग अलग चीजें करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये प्रोडक्ट इंडिया में चल ही नहीं सकता था। जिन फ्रीक्वेंसीज पे काम करता था इंडिया में, वो फ्रीक्वेंसीज एक तरह से डिफेंस के लिए रिजर्व करके रखी गई और वो एक तरह से बैन है, इसलिए चीजें यहाँ पे काम नहीं कर सकती। इसलिए गूगल पिक्सल 4 को ऑफिशियल इंडिया में लाई नहीं, और उसके बाद पता चला कि अगर वो अपना महंगा पिक्सल इंडिया में लेकर नहीं आएंगे तो उन्हें कुछ फर्क पड़ेगा भी नहीं। और वही देखो, पिक्सल 4 नहीं आया, 5 नहीं आया, 6 सीरीज भी नहीं आई, और शायद 7 भी नहीं आए, इसलिए 4A ले आए, 6A ले आए, इस तरीके की कहानी चल रही है। खैर, देखते हैं आगे चल के क्या रहती है पीछे कहानी पिक्सल वगैरह की। उम्मीद करते हैं कि अच्छा प्रोडक्ट बना, जो लोग को पसंद है, वो चीज यहाँ पे रहेगी अच्छी। और बात अगर हम पिक्सल की कर रहे थे तो पिक्सल जाना जाता है अपने कैमरास के लिए, और कैमरास में भी एक ऐसा बड़ा डिजास्टर यहाँ पे हुआ है जिसके बारे में जानना जरूरी है, और वो है मैक्रो डेप्थ का। मैक्रो डेप्थ डे 1 पे आए थे, मैंने बोल दिया था यूजलेस है, क्योंकि इनका एग्जैक्टली कोई काम नहीं है। और पता है मैक्रो डेप्थ का जो काम है ना, ये आपका अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी कर सकता है। अगर मैं एक अच्छी क्वालिटी का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा लूँ, जिसके अंदर अच्छा सेंसर हो, अच्छे लेंसेज हो, और उसका मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस कम हो, ऑटो फोकसिंग हो, तो उसका यूज करके बहुत जबरदस्त मैक्रो फोटोग्राफी कर सकते हैं। एक डेडिकेटेड 2 मेगापिक्सल के मैक्रो सेंसर की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, और ऊपर से डेप्थ सेंसर का काम भी एक अल्ट्रा वाइड यहाँ पे कर सकता है। इसलिए अगर एक अच्छा अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है तो मैक्रो डेप्थ की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखते हैं यार मैक्रो डेप्थ का खेल कब खत्म होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक मार्केटिंग टूल है, पीछे कैमरा थोड़े से बढ़ाने के लिए इसको यूज किया जाता है। अब तो रिव्यू वगैरह में भी करना बंद कर दिया, क्योंकि मैक्रो डेप्थ की बात करना बिल्कुल ही बेसलेस है। मेन कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल की बात करो, वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करो, मैक्रो डेप्थ की बात करना टोटली बेसलेस चीज है। ये सिर्फ लोगों को दिखाया जाता है मोबाइल फोन बेचने के लिए कि ज्यादा नंबर ऑफ कैमराज है तो बेटर फोटो होगी, इससे ऊपर इसका कोई भी यहाँ पे यूज नहीं है। लेकिन इसके बाद बारी आती है LG की। अब LG कंपनी का जो डिजास्टर है आप सब लोगों को पता है कि कैसे कितनी बढ़िया कंपनी थी, किस तरीके से यहाँ पे बंद हो गई। लेकिन LG के बारे में बात है कि यहाँ पे उन्होंने हमेशा अतरंगी फोन निकाले थे, चाहे बात करें LG विंग की, या फिर बात करें LG के G सीरीज के फोन की जो कि डुअल स्क्रीन के साथ आते थे, या फिर G फ्लेक्स की जहाँ पे सेल्फ हीलिंग बैक कर्व डिस्प्ले सबसे पहले देखने को मिला था, यहाँ तक कि POLED के साथ ये लोग फोन यहाँ पे निकाल रहे थे। यहाँ तक की बात कर तो पहला मॉड्यूलर फोन इन्होंने बना दिया था। यार ये सब होते ना लाइव आज के समय में LG कंपनी तो आज के समय में आपको रो लेवल फोन तक दे देती है, लेकिन हमेशा अतरंगी और अजीबोगरीब फोन बनाने से कुछ नहीं होता। अलग टाइप का इनोवेशन तो इन्होंने कर दिया, लेकिन मार्केट में वो चीज चलती है जो लोग को यहाँ पे पसंद आती है। हमेशा इनोवेशन के दम पे फोन आप नहीं बेच सकते, क्योंकि सारे इनोवेशन यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होते। अगर आप 10 इनोवेशन करोगे तो उसमें से 1-2 ऐसी चीज होंगी जो मार्केट को अपील करेंगी, बाकी 8-9 चीजें ऐसी होंगी जो पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म हो जाएंगी। LG ने उन 8-9 पे ज्यादा फोकस किया बजाय पे उन्हें 1-2 के। सिर्फ एक ये चीज है, लेकिन LG के साथ यहाँ पे एक डिजास्टर हुआ था। और ऐसे ही एक छोटा सा डिजास्टर यहाँ पे OnePlus के साथ बता देता हूँ, क्योंकि OnePlus ने भी यहाँ पे कुछ फेलियर अटेम्प्ट्स करे। याद है एक बार OnePlus ने यहाँ पे अपने मैक्लेरन के साथ एक स्पेशल फोन
आया था जो कि कॉन्सेप्ट वन नाम था, जिसके अंदर डिसअपियरिंग कैमरा था, एनडी फिल्टर यूज किए जा सकते थे, बेसिकली मॉडिफाइड OnePlus 7 Pro था। इस टाइप की टेक्नोलॉजी दिखा दी थी उन्होंने, लेकिन यार इसका यूज के समय हम कभी तक देखने को नहीं मिला। सिर्फ दिखा दिया, स्टेज पे बता दिया, कुछ तो चीज आई नहीं मार्केट में। यहाँ तक कि OnePlus 8 Pro उन्होंने निकाला था और 8 Pro में एक स्पेशल कलर फिल्टर टाइप का एक सेंसर उन्होंने डाला था। सोचा था अच्छी इमेजेस लेगा, कलर्स अच्छे आएंगे, कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही करेगा। लेकिन घुमा फिरा के बात क्या हुई पता है कि कलर फिल्टर लेंस से कुछ लुक केसेस के अंदर आप ऐसी फोटोग्राफ ले सकते थे जिनसे लोग के कपड़ों के नीचे भी दिख सकता है। जी हाँ, इस टाइप की चीजें थी जिसे सॉफ्टवेयर से उन्हें बाद में डिसेबल करना पड़ेगा। इस टाइप के डिजास्टर उन्होंने करे हैं, और ये डिजास्टर तो बताने की जरूरत है नहीं कि आज के समय में OnePlus के काफी सारे फोन ऐसे जो Android 11 के साथ आ रहे हैं, Android 12 का अपडेट अभी तक नहीं आया है। ऐसे काफ़ी सारी लाइनअप ऑलरेडी आ चुकी है और काफ़ी सारे फोन्स में Android 12 में काफ़ी सारे बग्स वगैरह भी लोग दे रहे हैं, ये बात भी है। और ओप्पो के मर्जर के बाद आप जानते हो कहानी क्या चल रही है। और तो Note 2 के ब्लास्ट की बात तो आपसे कैसे छुप सकती है, क्योंकि जब Note 2 आया तब काफ़ी अच्छा फोन था, लेकिन उसके कुछ महीनों के बाद रिपोर्ट्स आने लगी ये लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कभी थोड़ा सा ऐसा नहीं लगा कि बीच में एकदम से ब्लास्ट वाली न्यूज आने लगी थी, कुछ फोन से जो ब्लास्ट होने लगे थे, लेकिन उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हुए, उसके बाद एकदम से सारा मामला शांत हो गया। और पिछले काफी महीनों के दौरान काफी सारे लोगों ने OnePlus के फोन खरीदे, Note 2 खरीदा, उनके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक चीज है। या फिर हो सकता है शायद OnePlus को पता चल गया कि Note 2 में प्रॉब्लम है, इसलिए चुपचाप उन्होंने सारी चीजें चेंज करके फिक्स करके फोन यहाँ पे थोड़े बहुत चेंज कर रहे हो या कुछ ना कुछ खेला हो, क्या पता है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। आप लोग क्या ओपिनियन है कि एकदम से ब्लास्ट वगैरह की न्यूज आ रही थी फिर एकदम से शांत हो गई? इस बारे में आपका जो ओपिनियन है ये बात मुझे नीचे कमेंट बताना भूलना। और इसके बाद मैं बात कर सकता हूँ यहाँ पे गेमिंग फोन की। यार गेमिंग फोन के बारे में बात है कि इंडिया में आज तक एक भी गेमिंग फोन नहीं चला। ROG फोन से इसकी शुरुआत हुई थी, कुछ खास धमाल दिखा नहीं पाए, लेकिन फिर भी Asus है टाइम टू टाइम निकालते रहती है। इसके साथ ही नूबिया का रेड मैजिक आपको गेमिंग फोन आया था, यहाँ पे ब्लैक शार्क आया था, लेकिन दोनों कंपनीज ने इंडिया को टाटा बाय बाय कर दिया यहाँ पे। इसके साथ ही इंडिया में जो आखिरी गेमिंग फोन यहाँ पे रिलीज हुआ था ना, वो था पोको F3 GT, जिसके ऊपर डेडिकेटेड गेमिंग के ट्रिगर्स थे, लेकिन वो भी कोई खास अपना जादू दिखा नहीं पाया। मेन बात है कि गेमिंग मार्केट इंडिया में है, लेकिन सिर्फ गेम खेलने के लिए डेडिकेटेड गेमिंग फोन लेना, ये मार्केट इंडिया में नहीं है। लोग चाहते गेम खेलना और चाहते कि 15 से 20 हज़ार के फोन में अच्छा गेम चल जाए, उसके लिए 40-50 हज़ार का महंगा फोन खरीदो, उसके अंदर फिर एक्सेसरीज वगैरह लो, ये सब देखने में फैंसी चीजें लगती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे गेमिंग फोन का मार्केट यहाँ पे इतना बड़ा है नहीं और लोग उस रेंज के अंदर एक गेमिंग फोन लेना पसंद करते भी नहीं है, इसलिए ये चीज़ है। और गेमिंग फोन भी तरह से डिजास्टर ही है। और इसके साथ ही फाइनली क्वालकॉम के बारे में क्यों ना बात करें, क्योंकि क्वालकॉम जो पिछले 2 साल से डिजास्टर्स के साथ काम कर रहा है। अब बात यहाँ पे है कि जो क्वालकॉम है उसने स्नैपड्रैगन 865 का जो प्रोसेसर निकाले, एक्सेप्ट 870, 8 के लगातार प्रोसेसर में हीटिंग हो रही है। 888 में हीटिंग हुई, 888+ में हुई, 8 Gen 1 में हुई, और लगातार अब ऐसा पॉइंट आ गया कि जहाँ पे मीडियाटेक के प्रोसेसर आपको ज़्यादा बेटर स्टेबिलिटी देते हैं। और अब देख के लग रहा है कि शायद 8+ Gen 1 से कुछ उम्मीद है कि यहाँ पे चीज़ें कुछ सॉल्व करे, कुछ चीज़ें बेटर करे, हीटिंग वगैरह कम करे, क्योंकि क्वालकॉम जो वो हीटिंग का यहाँ पे शिकार हो चुका है। अब क्वालकॉम जैसी कंपनी जो इतने साल से प्रोसेसर बना रही है, उसके साथ अगर ऐसी घटना हो जाए, यार उस कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा डिजास्टर है। और बाय द वे अभी समय में अगर मीडियाटेक क्वालकॉम स्नैपड्रैगन को कंपेयर करूँ तो मीडियाटेक के प्रोसेसर में हीटिंग काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुकी है, लेकिन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर में अगर हीटिंग हो रही है तो यार क्वालकॉम के लिए अच्छी बात है नहीं। इससे बेटर है तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के सस्ते प्रोसेसर ले लो, 778G जैसे काफी अच्छा स्टेबल चिप्स देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ कहानी होती है यहाँ पे। तो देखा है तो ये कुछ स्मार्टफोन इंडस्ट्री के डिजास्टर्स से। बाकी आप लोग यहाँ पे नीचे कमेंट में क्यों नहीं बताते आप लोगों ने इनमें से कितने डिजास्टर्स के बारे में पता था, या फिर आप लोग इनके बारे में क्या ओपिनियन है, बात नीचे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो पसंद है लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आप सुन दो नेक्स्ट मंथ में। गुड बाय।